सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम तरीन तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। खान साहब की सियासत पहले दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, जलसों में किसी को ऐसे मुतालबात नहीं करने चाहिए। अहम तरीन तैनाती आइन और कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। हमें कौमी मफाद को पेश नज़र रखना होगा। तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। आज तक हमारा जो सलाह मुतासरीन है वो मदद के इंतज़ार में है, ये मदद की ज़रूरत है। आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई। मुशावरत नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर 18 या 19 नवंबर को मुशावरत होगी। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं। आर्मी चीफ के लिए फौज के भेजे जाने वाले नामों पर मुशावरत होगी। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा सर? कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है अपने जाती मफाद के लिए। अब जो भी फौज जो भेजेगी कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई नाम नहीं, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह किया। दिफाई नुमाइश में दुनिया के अहम ममालिक के फ़ौजी और तिजारती वफूद शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मौशी चैलेंजेस से निकालने के लिए काम कर रही है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world. अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वावडा और मुराद सईद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैसल वावडा और मुराद सईद को FIA हेडक्वार्टर्स में पीर को तलब किया गया है। फैसल वावडा और मुराद सईद ने अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाही का दावा किया था। और लॉन्ग मार्च की बात करेंगे जिसमें PTI कारकुनों की अदम दिलचस्पी सामने आई है। चिन्योट में इमरान खान खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे और पंडाल खाली होता रहा। PTI क़यादत तस्वीर बनवाती रही, कारकुन घर चले गए। तो लॉन्ग मार्च जिसमें PTI के कारकुनों की अदम दिलचस्पी दिन ब दिन सामने आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ लोगों की तादाद में कमी आती जा रही है। खिताब हो रहा होता है इमरान खान का वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन ये खिताब अब खाली कुर्सियों तक महदूद होता जा रहा है, पिंडाल खाली होता जा रहा है, कारकुनान घर जाते हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। वकार घुमन, अदम दिलचस्पी की क्या वजूहात हैं कारकुनों की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज चिन्योट में लॉन्ग मार्च था जिसमें असद उमर समेत जो मुकामी क़यादत थी वो मौजूद थी। जो आखिरी जलसा था वो MNA गुलाम मोहम्मद लाली के डेरा पर था, जहाँ पर
عمران خان کا جو خطاب تھا وہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا. تمام قیادت اسٹیج پر موجود تھی, لیکن جیسے ہی عمران خان کا خطاب شروع ہوا تو کارکنوں کی بڑی تعداد واپس جانا شروع ہو گئی. پنڈال ان کی تقریر کے ختم ہونے تک تقریباً پنڈال خالی ہو چکا تھا, اور جو ٹینٹ سروس والے ہیں انہوں نے اپنی جو کرسیاں وہ بھی سمیٹنا شروع کر دی تھی, جبکہ جو قیادت موجود تھی وہ بھی اسٹیج پر صرف سیلفیاں لینے میں مصروف تھی, جبکہ خان صاحب کا خطاب چل رہا تھا اور پنڈال میں صرف چند کارکن باقی رہ گئے تھے. جب ہم نے کارکنوں سے گفتگو کی کہ آپ خطاب سنے بغیر واپس کیوں جا رہے ہیں, تو کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ روزانہ ہم تقریر سنتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. عمران خان نے تقریباً آدھا گھنٹہ سے زائد خطاب کیا, لیکن اس دوران جو پنڈال تھا وہ سارے کا سارا تقریباً خالی ہو چکا تھا. چند افراد موجود تھے اور جو قیادت اسٹیج پر موجود تھی وہ بھی جو کارکن ہیں جو وہاں پہ لیڈر موجود تھے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے, لیکن خطاب کی طرف کسی کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار گھمن. کراچی میں سر سید تھانے کی پولیس نے فرض شناسی کی مثال قائم کر دی. بہن کے جہیز کے زیورات گھر سے لے کر رفو چکر ہونے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا. ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق پولیس نے نوجوان کو پیچھا کر کے پکڑ لیا. سونے کے 2 سیٹ 4,35,000 روپے اور 27,000 کے پرائز بانڈز لڑکی کی والدہ کے سپرد کر دیے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے الیکٹرانک بس میں بیٹھ کر کراچی شہر کا سفر کیا. اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے عاجز جمالی نے گورنر سندھ کے ساتھ الیکٹرانک بس میں بات کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. جی دیکھیں, اس وقت ہم کراچی کی سڑکوں پر الیکٹرانک بس میں گھوم رہے ہیں اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے ساتھ گھوم رہے ہیں. اس طرح کی سواری تو کم لوگوں کو نصیب میں ہوگی. بہرحال ہم کراچی کا ایک اچھا خاصا راؤنڈ کر کے دوبارہ گورنر ہاؤس پہنچے ہیں گورنر سندھ کے ساتھ, تو میں انہی سے ہی ذرا اس بس پہ بات کر لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئین اقدام اور قدم ہے سندھ گورنمنٹ کا. میں سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب کو اور ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیل میمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے لیے خاص طور پہ اسٹارٹ یہاں سے لیا ہے, اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہر روٹ پر چلے. پورے سندھ میں اس طرح کی بہترین بس سروس ہو جس میں ایئر کنڈیشن ہے, زبردست قسم کی سیٹس لگی ہوئی ہیں, اور مجھے یہ بالکل فیل ہو رہا ہے کہ میں اس وقت جیسے استنبول اور دبئی, ملیشیا اور تھائی لینڈ اس جگہ کے سفر پر ہوں. لیکن میں یہ یقین کر رہا ہوں کہ ہم کراچی کے انہی سڑکوں پہ اس بس میں موجود ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھے امید ہے کہ ہم اس جیسی بہت ساری بسز ہر روٹ پر چلائیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کریں. بہت شکریہ جناب کامران ٹسوری صاحب. جیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھے یہاں گورنر ہاؤس سے, اور پھر یہاں سے میٹروپول چورنگی اور کلفٹن یہ پی آئی ڈی سی ہاؤس سے ہوتا ہوا دوبارہ ہم گورنر ہاؤس پہنچے, اور گورنر صاحب نے جس طرح بتایا کہ یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے, اور امید یہ کی جا سکتی ہے اب کراچی میں کم از کم. بہت شکریہ عاجز آپ کا. ایم ڈی کیٹ امتحانات میں غیر نصابی سوالات کا معاملہ, صدر پاکستان میڈیکل کمیشن ڈاکٹر نوشاد احمد شیخ نے تمام پبلک یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو امتحانی پرچے پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کر دی. ایم ڈی کیٹ امتحان کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کے دوران امتحان میں نصاب سے نہ آنے والے تمام سوالات کے گریس نمبر تمام طلبہ کو دینے کی ہدایت کی گئی ہے, اور ایم ڈی کیٹ امتحانات میں غیر نصابی سوالات کا یہ معاملہ ہے. صدر پاکستان میڈیکل کمیشن ڈاکٹر نوشاد احمد شیخ نے تمام پبلک یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو امتحانی پرچے پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے. ایم ڈی کیٹ امتحان کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کے دوران امتحان میں نصاب سے نہ آنے والے جتنے بھی سوالات تھے ان کے نمبرز یعنی گریس نمبرز تمام طلباء کو دینے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. پی ایس او کا مالی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے. پی ایس او کے مجموعی واجبات 615 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے. تاریخ میں پہلی بار درآمدی ایل این جی کے واجبات 394 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. پاور سیکٹر کو 177 ارب 90 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں.
कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। ज़राए के मुताबिक PSO के मजमू वाजिबात तारीख में पहली बार 615 अरब रुपए से तजावज कर गए। सबसे ज्यादा वाजिबात दरामदी RLNG के 394 अरब रुपए से भी तजावज कर गए। स्वी नॉर्दर्न गैस ने दरामदी RLNG की मद में 394 अरब 25 करोड़ रुपए अदा करने हैं। PSO ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर में मजमू वाजिबात 177 अरब 90 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जबकि PIA पे मजमू वाजिबात 43 अरब रुपए से भी तजावज कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक PSO ने मजमूई तौर पर रिफाइनरीज और दरामदात पर 252 अरब रुपए अदा करने हैं। मुकामी रिफाइनरीज को मजमूई तौर पर 50 अरब 40 करोड़, जबकि दरामदी बिल की मद में 202 अरब रुपए अदा करने हैं। ज़राए का कहना है कि PSO ने मुतल्लिका वजारतों से पावर सेक्टर और दरामदी RLNG के वाजिबात में से 80 से 100 अरब रुपए अदायगी कराने की दरख्वास्त कर दी है। लाहौर में रोटी और नान की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। रोटी 1 रुपए महंगी की गई और नान की कीमत में 2 रुपए इजाफा किया गया है। जिला इंतजामिया ने सरकारी निर्खों का ऐलान कर दिया। लाहौर में रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए हो गई है। शहरियों ने रोटी और नान महंगे होने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 2 रुपए रोटी बढ़ गई है, नान 2 रुपए बढ़ गए हैं, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। गरीब अवाम बट ज़ाहिर सी बात है, मरने वाला ही काम है गरीब अवाम का। गरीब बंदे वास्ते कोई मजदूरी नहीं, कोई रहने की खासियत नहीं है, ना रोटी महंगी नान महंगा, गरीब बंदे वास्ते ज़िंदगी हराम हो गई है। दिन में रोटी में इजाफा किया जा रहा है, गरीब आदमी की तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इस पर हुकूमत को चाहिए था थोड़ा सा कंट्रोल करे। हुकूमत क्या कह रही है, रोटी 10 की थी अब 12 की हो गई है। गरीब बंदा क्या करेगा, मेहनत मजदूरी करता है, सैलरी पैकेज है कोई नहीं, 25,000 से बंदे का गुजारा नहीं हो रहा। आटा इतना महंगा हो गया है, हम मजदूर परेशान हैं। इतनी महंगी रोटी हो गई है, 15 रुपए की रोटी 25 रुपए का नान, गरीब कहाँ जाए? गरीब बहुत परेशान है, इतना दिहाड़ी नहीं लगती जितना महंगाई हो गई है। घी महंगा है, रोटी महंगी, आटा महंगा, बंदे कहाँ जाए? पाकिस्तान की आबादी पहली बार 22 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 4,25,256 हो गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क की आबादी के नए अदादोशुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान की आबादी पहली बार 22 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 4,25,254 हो गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क की आबादी के नए अदादोशुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान की आबादी पहली बार 22 करोड़ से तजावुज़ कर गई। और इसी बारे में मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास अजीम से। वक्कास अजीम, आगाह कीजिए। इदारा शुमारियात की जानिब से पहली बार इस बार की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान की आबादी पहली बार 22 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो पाकिस्तान की अब जो आबादी है वो 22 करोड़ 4,25,254 अफराद पर हो गई है, जिसमें मर्दों की तादाद तकरीबन 11 करोड़ 16,93,464 हो गई है, जबकि ख़वातीन की तादाद 10 करोड़ 87,31,790 है। पाकिस्तान में शहरी इलाकों की जो आबादी है वो 8 करोड़ 10,14,134 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि देही इलाकों में रहने वालों की तादाद 13 करोड़ 94,11,124 है। जी शुक्रिया आपका वक्कास। PTI ज़िला स्वाबी के तरकई ख़ानदान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। रुकने कौमी असम्बली उस्मान तरकई और बुलंद तरकई ने अपने भतीजे वज़ीर तालीम शहराम तरकई पर रिहाइशगाह और हुजरे पर पुलिस छापे का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि बदला लेने की धमकी भी दे डाली। गाड़ियाँ दो जो ना डैक्सर वहाँ खड़ी हुई थी, तो उसके साथ बिल्कुल मजाक में हंसी खुशी में उनके साथ उठ गए कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या किस लिए आए। तो वहाँ उसको जो है ना बिलन को एकदम पकड़ा और कहता है कि आप हमारे साथ जाए। तो उसी से ये सारा कुछ ये झगड़ा उससे शुरू हुआ। यहाँ तो नो वारंटी गिरफ्तारी है, न कोई और चीज़ है, न हमारा जो है ना कोई इतना बड़ा केस हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हमने कोई एहतजाज इस तरफ से रिकॉर्ड नहीं किए, हम अभी जलसे में गए नहीं हैं। तो अगर ऐसे होता तो आप तो उनको वहाँ गिरफ्तार कर लेते या उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि स्क्वाश का खेल लड़कियों में भी मकबूल होने लगा। कराची की वानिया ताहिर और सुहा अली भी इन्हीं होनहार लड़कियों में शामिल हैं जो पाकिस्तान को स्क्वाश के मैदानों में विक्ट्री स्टैंड पर ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानेंगे ताबिश मीर की इस रिपोर्ट में।
کراچی میں اب لڑکیاں بھی اسکواش شوق سے کھیلنے لگی۔ پاکستان کو اسکواش کے میدانوں میں اہم کامیابیاں دلانے کے جذبے سے سرشار انڈر 15 اسکواش پلیئر وانیہ طاہر کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو اسکواش میں چیمپئن بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے جلد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ My coach Naveed Alam is working really hard on me, and I think that I am going to make it in the finals and semi-finals of the international, not only international but national tournaments as well, and I think I'll make it to the higher rankings of PSA. انڈر 15 اسکواش پلیئر سوہا علی نے بتایا کہ بین الاقوامی ایونٹس میں حصہ لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ I'm trying my best to overcome, but now see, recently I have played KPJ, so I have come to semi-finalist, but it is hard to manage because my routine is tough, but I am doing my best. 6 سے 10 ستمبر تک ہونے والی چیف آف نیول اسٹاف نیشنل چیمپئن شپ میں وانیہ طاہر اور سوہا علی حصہ لیں گے۔ حال ہی میں ہی انڈر 15 اسکواش پلیئر وانیہ طاہر اور سوہا علی KPT اسکواش چیمپئن شپ میں سیمی فائنل کھیل چکی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔